कि ट्राइबल्स इस देश की ज़मीन खा गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो है इस देश की सारी नौकरियां खा गए। ये झूठी कहानियां फैलाते हैं। इसी तरीके से वक्फ के बारे में भी एक लंबे समय से झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं कि वक्फ जो है ज़मीनों पर इंक्रोचमेंट कर रहा है। इस केस में मुस्लिम समाज से पूछ के ही वक्फ का कोई कानून बन सकता है। वक्फ किसी सरकार की कोई देन नहीं है। इसमें हर उस चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश की गई है जो 2013 के एक्ट में हमने थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन रखी थी कि कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज बच सके। और सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वक्फ के सबसे बड़े एनक्रोचर्स हैं देश में। किसी भी फॉर्म में अगर ये पास होता है पार्लियामेंट में तो वक्फ के बचाने का कोई भी चांस जो बचा होगा वो नहीं बचेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। पहली चीज ये, इसको पूरी तरीके से नकार देना है। ईडी के बराबर ताकतें जो है वक्फ बोर्ड को भी दी जाए, मैंडेटरी है, इसके अलावा काम नहीं होगा। हमारे देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत ही अहम मुद्दे पर है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार 2024 का लाई है उसके बारे में है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले भी बातें रखी हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी जेपीसी में भी बातें रखी हैं। मेरा एक वकील होने की हैसियत से और एक ऐसा वकील होने की हैसियत से जिन्हें मरहूम वली रहमानी साहब ने, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे 2 रातों की मोहलत दी थी जो वक्फ के 2013 के अमेंडमेंट जो आए थे, जिनके ज़रिए से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए थोड़ी सी बेहतरी हुई थी। तो वो 2 रातों की मेहनत से मैंने वली रहमानी साहब को दिए थे। एक उसमें से जो दूसरा बिल हमने पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट की तर्ज पे दिया था उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया था उस टाइम भी 2013 में यूपीए की गवर्नमेंट ने। अगर वो भी आ जाता है इन अमेंडमेंट्स के साथ तो वक्फ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और वक्फ की बहुत सारी परेशानियां जो बहुत सालों से हैं वो दूर हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, वो निशाना ताक के देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज़ हैं, जिन्हें संविधान बनने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी उसमें माइनॉरिटीज़ माना है, यानी कि अक़लियत माना है, अल्पसंख्यक माना है, जिसमें जो उस समय की डिप्रेस्ड क्लास थी, जो अनटचेबल्स थे वो भी माइनॉरिटी थी, मुस्लिम भी माइनॉरिटी थे, शेड्यूल कास्ट भी माइनॉरिटी थे, शेड्यूल ट्राइब भी माइनॉरिटी थे, सिख भी माइनॉरिटी थे, क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटी थे और बौद्ध भी माइनॉरिटीज़ थे और एंग्लो इंडियंस भी माइनॉरिटीज़ थे। ये सारी माइनॉरिटीज़ के पीछे, ऐसा नहीं है ओबीसी के पीछे नहीं है, उनके भी पीछे है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के पीछे मनुवादी मानसिकता सबसे ज़्यादा ताकत से जुटी रहती है, लगी रहती है। तो उसके तर्ज पे अगर देखा जाए, सबसे पहले ट्राइबल्स के लिए पेसा एक्ट आया। किस लिए आया? कि ट्राइबल्स को उनकी ज़मीन, जल जंगल, ज़मीन बचाने के लिए। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? उनकी सारी ज़मीनें छीन ली जा रही हैं पेसा एक्ट की बुनियाद पे। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए SC/ST एक्ट आया, और SC/ST एक्ट ने उनकी कुछ भलाई तो नहीं की लेकिन उसका नुकसान और किया। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बार बार पिटीशंस लगवा के SC/ST एक्ट को भी कमज़ोर कर लिया। यही कहानी वक्फ की है। वक्फ सबसे पहले तो ये समझने की बात है, और उस हर चीज़ के बारे में भ्रांतियाँ फैलाते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स इस देश की ज़मीन खा गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो है इस देश की सारी नौकरियाँ खा गए। ये झूठी कहानियाँ फैलाते हैं। इसी तरीके से वक्फ के बारे में भी एक लंबे समय से झूठी कहानियाँ फैलाई जा रही हैं कि वक्फ जो है ज़मीनों पे एनक्रोचमेंट कर रहा है। तो एक एक पॉइंट लेके मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो इसकी आवाज़, जो हमारे मुस्लिम समाज के और दूसरे समाजों के लीडर हैं, ताकि जनता को बता सके, क्योंकि अभी मुझे किसी का भी एकदम क्लैरिटी से वर्जन आया नहीं है इसमें, ना कानूनी पोजीशन से ना हिस्ट्री के बारे में। तो इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आज। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ क्या होता है। वक्फ होता है, या चलिए उससे भी पहले ये बताएं कि वक्फ का प्रावधान सभी माइनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग प्रोटेक्टिव सब प्रावधान संविधान में क्यों रखे गए। क्योंकि संविधान, एक तो हमारे लोगों को, ख़ासतौर पे मुस्लिम नेताओं को ये नहीं पता, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें ये गारंटी दी गई थी, हमें ये वादा किया गया था। ये बिल्कुल बकवास है। भारत देश के निर्माण में किसी ने किसी से कोई वादा नहीं किया। पूरे देश की जनता ने मिलके, भारत देश की सारी जनता ने मिलके एक दूसरे से वादा किया, और उसकी बुनियाद पर यह संविधान बना है। तो एक तो पहले वो समझ लें
संविधान क्या है, भारत देश क्या है। किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया, कोई देने वाला कुछ है ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर संविधान दिया है, बस इतना। इसमें सबको बराबर हक दिए हैं। और हमने जो ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की किताब निकाली है या एक डायरी निकाली है, उसके पीछे हमने इसीलिए उर्दू में ये लिख के बताया, और मैं आपको उसका हिंदी में भी अनुवाद बताता हूँ और उर्दू में भी बताता हूँ कि ये प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि है क्या भारत का संविधान और भारत देश है क्या, वो ही नहीं समझ में आता लोगों की, तो आगे क्या चलेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किसने दिया है? हम भारत के लोगों ने। विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संविधान है, किसी ने किसी को कुछ दिया नहीं है। ये हासिल करने के लिए सब प्रावधान है। एक तो ये गलतफहमी अपनी हमारे नेता दूर करें अच्छे से। आर्टिकल 26 क्या कहता है उसके बाद, अब वो ज़रूरी है समझना। आर्टिकल 26 और 29, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के तहत चल के, कोई किसी की दखलंदाजी नहीं है। पार्लियामेंट की भी दखलंदाजी किस जगह आती है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मुस्लिम समाज है, वक्फ की पर्सपेक्टिव में ही बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ पूरी आज़ादी है। सिर्फ क्या करना है, उन्हें जो भी अपने जो धर्म का पालन करना है वो सब्जेक्ट किसके है, मतलब वो ध्यान इस चीज़ का रख के करेंगे कि पब्लिक ऑर्डर में कोई नुकसान ना हो, मॉरलिटी में यानी कि नैतिकता में कोई कमी ना आए, और किसी की सेहत के ऊपर कोई नुकसान ना आए। तो ये फ्रीडम है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। तो 26 में सारे मजहबी ग्रुप्स को और उसके सेक्शंस, जो उनके ग्रुप्स अगर बन भी गए छोटे छोटे, उनको टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो वक्फ क्या है, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए तो है ना। तो ये आज़ादी है जो हम सब ने एक दूसरे को दी है, पूरी तरह आज़ाद है मुस्लिम समाज। पहली बात ये। एंड टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, अपने कारगुजार जो कार्यक्रम हैं, कार्यकलाप हैं, वो अपने आप मैनेज करेंगे वो, ये दूसरी आज़ादी है। एंड टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, कानून कौन बनाता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स, असेंबली या पार्लियामेंट। ये जो कानून बनाना है ये बनाएगा कौन, पार्लियामेंट या असेंबलीज, लेकिन बनाएगा किससे, पूछ के। ये है बुनियादी बात, उन लोगों से पूछ के, उन लोगों के हिसाब से जिसके बारे में वो कानून बनना है। इस केस में मुस्लिम समाज से पूछ के ही वक्फ का कोई कानून बन सकता है। और इस बिल को लाने से पहले या इससे पहले भी जितने बिल आए, उनको लाने से पहले कोई पब्लिक कंसल्टेशन तो की नहीं गई। तो इसीलिए हालात क्या हुए, और हर एक वक्फ बोर्ड ने आज़ादी से बाद से लेकर आज तक, ये भी बात मैं पूरी सफाई और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, हर एक वक्फ बोर्ड ने, कोई कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कहीं कहीं, हर एक वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने, हमारे बड़े बड़े लीडरों ने और सरकार के साथ मिलकर, बिना सरकार के मिले कोई भी चोरी डकैती वक्फ में नहीं हो सकती, ये बात साफ है। सरकार के और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर वक्फ में चोरी डकैती लूट की है। और ये बात सही है जो किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में भी कही थी कि सच्चर कमेटी के आधार पे जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं उससे कहीं ज़्यादा, इतनी भर बात उनकी सही थी। अगर सही से इसका देखभाल होती ईमानदारी से, तो कोई भी मुस्लिम परिवार करोड़पति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। इतने हमारे बुजुर्ग हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ छोड़ गए। अब वक्फ की दूसरी बात पे आना बहुत ज़रूरी है, जो भ्रांति फैलाई जा रही है। वक्फ किसी सरकार की कोई देन नहीं है। वक्फ कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में से अल्लाह के नाम या किसी भी और फंक्शन के लिए अगर वो परमानेंटली डेडिकेट यानी कि हमेशा के लिए उसको देता है तो उसको वक्फ कहते हैं। ये है वक्फ की बुनियाद। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के नाम ही दी जाए, वक्फ अलल औलाद भी होती है, और मैं उस पर भी आऊँगा। अलल औलाद के बाद यानी कि मैं ऐसा भी वक्फ कर सकता है कोई मुस्लिम समाज। ये वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने पूरी दुनिया को दिया है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जो ये ट्रस्ट का जो कानून आया है वो इस्लाम धर्म से ही निकल के सारे दुनिया में आया है। जैसे टाटा सन्स कंपनी है ना, वो एक टाटा सन्स ट्रस्ट है,
वो उसकी मालिक है और वो ट्रस्ट सारी कंपनियों का मालिक है और ट्रस्ट के हिसाब से सारी कंपनियां चलती हैं। तो यही मोटा मोटी वक्फ भी है। मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने प्रॉपर्टीज़ को दे दे परमानेंटली देना पड़ता है। तो किस चीज़ के लिए? अब वो कुछ भी वजह हो सकती है। ये भी वजह हो सकती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति वो ज़िंदा है, तो वो उसकी रख रखाव के लिए, उसकी देखभाल के लिए खर्च होगी। उसके बाद उसकी औलादों के लिए और उनकी औलादों के लिए, और जब औलादे कोई भी ना बचे तब वो गरीबों की मदद के लिए चला जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का वक्फ है। ऐसे भी बहुत सारे वक्फ हैं और इसी की वजह से सबसे पहला अमेंडमेंट भी जब कानून पहला बना था वो वक्फ अलल औलाद की वजह से ही 1913 में बना था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेन बिंदु हमारे क्या हैं। पहली चीज़ जो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कानून बनना चाहिए तो ये मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए ये कोई अच्छा कानून नहीं है। दूसरी अहम बात इसमें ये है, अगर इसमें बचाने की एक भी बात होती तो मैं भी इसका समर्थन करता। इसमें हर उस चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश की गई है जो 2013 के एक्ट में हमने कुछ थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन रखी थी कि कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज़ बच सके। अगर आज आप सारे वक्फ के जो वेबसाइट्स ही बने हुए हैं किसी भी वक्फ बोर्ड का देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि उसमें से 75 से ज़्यादा % वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ जो गज़ट नोटिफाइड है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनक्रोच्ड हैं। उनकी एनक्रोचमेंट में खुद दिल्ली जो वक्फ बोर्ड है उसके चेयरमैन के खिलाफ हम लोगों ने भी मिल के कानूनी कार्रवाई की और उसके नतीजे में वो भी जेल गए। और यहाँ दिल्ली में भी सैकड़ों नहीं हज़ारों करोड़ की वक्फ का घोटाला हुआ और उसके बावजूद भी आज तक भी उसके खिलाफ पूरी और मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सरकारी अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी इसमें हर जगह शामिल होते हैं। ऐसा कोई वक्फ बोर्ड आज की तारीख में मेरे सामने नहीं है जिसमें रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टियों का घोटाला नहीं हो रहा। तो इसमें अब ज़रूरत किस बात की थी? इससे पहले कि मैं अपने सजेशन दूं, मैं इसकी वक्फ की हिस्ट्री भी बताना चाहता हूं और ये उन समाज के लोगों के लिए है जो वक्फ बोर्ड के बारे में चिंतित हैं और वो जो ये जानना चाहते हैं कि वक्फ के लिए क्या करना चाहिए, क्या वक्फ के लिए होना चाहिए। तो जब तक अंग्रेज़ इस देश में ताकतवर नहीं हुए, 1810 में पहला एक एक्ट आया था जो सभी धर्मों के लिए बराबर आया था। उससे पहले जो उस वक्त के कानून के हिसाब से जो कोर्ट्स होती थी काजीज़ की, उसमें एक आम मुकदमे की तरह भी अगर कोई वक्फ के बारे में डिस्प्यूट होता था तो वो चलता था। लेकिन 1810 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड बोर्ड ऑफ कमिश्नर अंग्रेज़ों ने पहली बार लाया है, जिसमें सभी धर्मों के मजहबी और चैरिटेबल जो फंक्शंस थे उसके लिए ये बोर्ड बना 1810 में। 1863 में रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बना जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रस्टी मैनेजर्स के पास इनकी ट्रांसफ़र। उसके बाद 1890 में सेंट्रल ट्रेजरर बनाया गया, किस कानून के तहत? द चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ एक्ट। और उसमें सीपीसी जो है ना, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें भी सेक्शन 92 और 93 इंट्रोड्यूस किया गया ये ट्रस्ट के कानूनों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। 1895 में प्रिवी काउंसिल की एक जजमेंट आई जो वक्फ अलल औलाद के बारे में थी, जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था। उसमें यह कह के कि इसमें परपेचुटी यानी कि कंटिन्यूटी नहीं है, पहले अपने आप के लिए फिर अपने औलादों के लिए और उसके बाद गरीबों के लिए जो कहा गया वो उसमें अनसर्टिनिटी है, इसलिए वक्फ अलल औलाद जो है वो वक्फ नहीं माना जाएगा। और उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए देश में 1895 से और अगले 10 साल तक। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1913 में पहला जो वक्फ का कानून स्पेशली आया वो आया वक्फ मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913। इसमें सिर्फ जो कमी वक्फ के कानून में आई थी 1895 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट से, जो केस का नाम था अब्दुल फतेह मोहम्मद इशाक वर्सेस रसमाया धुर चौधरी। इस केस के बाद 1913 का एक्ट लाया गया था ताकि अलल औलाद वाला जो एक डाइल्यूशन हुआ था
उसको ख़त्म किया जा सके। और ये सरकार ने भी उस 1913 के एक्ट को ख़त्म करने के लिए एक और बिल लाया है इसी वक्त 2024 में। उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, मैं उसको सीक्वेंस से बता रहा हूँ अभी आपको। 1913 के बाद 1930 में अमेंडमेंट हुई इसी मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट की, जो वक्फ अलल औलाद के लिए हुई। 1920 में एक और एक्ट आया, द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, जो सभी धर्मों के लिए था। उसमें सभी धर्मों के लिए ट्रस्ट बनाने की प्रावधान दिए गए। उसके बाद प्रॉपर एक एक्ट आया, द मुसलमान वक्फ एक्ट ऑफ 1923। इस एक्ट के तहत ये सिस्टम बनाया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे उनके पास 6 महीने के अंदर अंदर सारे मुतवल्ली सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराएंगे। 1923 में ये कानून पहली बार आया रजिस्ट्रेशन का और उसको स्ट्रीमलाइन करने का, क्योंकि उस वक्त भी वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी गड़बड़ हो रही थी। इनके बाद और भी बहुत सारे कानून आए। 1926 में बिहार उड़ीसा के लिए आया, 1934 में बंगाल के लिए आया, 1935 में बॉम्बे के लिए आया, 1943 में दिल्ली के लिए 43 में दिल्ली के लिए, 1936 में यूपी के लिए, तब यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था उसे, 1947 में बिहार के लिए, और 1954 में फाइनली आज़ादी के बाद द वक्फ एक्ट ऑफ 1954 आया। उसके बाद इसके बाद 1995 का वक्फ एक्ट, जो बहुत एक तरीके से पूरी तरीके से नया बना और बड़ा बना 1995 में। 2013 में उसमें जो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया, मौलाना वली रहमानी साहब ने मुझसे कहा और मैंने इसमें बहुत सारे सजेशंस दिए। वो 2013 में उन सारे सजेशंस को ख़त्म करने के लिए ये नया आया है कि बिल्कुल भी ऐसा कर दिया जाए वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कि कोई भी आए और कोई भी लूट ले। और सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वक्फ के सबसे बड़े इंक्रोचर्स हैं देश में। तो इसीलिए इस कानून को वीक किया जा रहा है। लेकिन क्या ये पहली कोशिश है आरएसएस और बीजेपी की वक्फ के कानून में बदलाव करने की? नहीं। 2021 को वक्फ अमेंडमेंट बिल एक लाया गया था लोकसभा में, जो संजय भाटिया नाम के एक एमपी साहब लाए थे 2021 में। ये तब हमारी लीडरशिप सोई रही या जागी रही, मुझे पता नहीं। 2022 को वक्फ रिपील बिल आया 2022 को, कि इसको पूरे के पूरे, जो 2021 का था वो तो ये था कि जो प्रॉपर्टीज़ रेंट पे हैं तो उनका रेंट जो है, जो 2% हमने प्रपोज़ल दिया था 2013 में कि मार्केट वैल्यू का 2% तो मिनिमम रेंट होगा पर मंथ का, उसको ख़त्म करने के लिए 2021 का इंट्रोड्यूस किया गया था। वो नहीं कामयाब हुआ। उसके बाद एक और बीजेपी के मेंबर थे हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने वक्फ रिपील बिल लाया 2022 में। उसके बाद ये 2024 का जो बिल आया है उसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसमें से एक भी बात पूरा करने के लिए एक भी प्रावधान इस बिल में होता 2024 के, जो किरण रिजिजू साहब ने पेश किया, तो मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। जो जो लफ्ज़ इस बिल का टाइटल में है उसको ख़त्म करने के लिए ही ये बिल बना है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये इसकी एक भी चीज़ ना मैनेजमेंट ठीक से होगी इसकी, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए तरह तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। जो डीएम को अब इंचार्ज बनाया जा रहा है, वो डीएम इस बात के लिए मुकर्रर था हमारे 2013 के एक्ट में, 1995 के एक्ट में, जो वक्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके फैसले सुनाएगा, उसको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी थी जो डीएम था। अब उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करने का मालिक बना दिया गया। और मैं किरण रिजिजू साहब का वो सुन रहा था भाषण, उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू का काम तो डीएम ही करता है, तो जो ज़मीन का रेवेन्यू का काम करने वाला है वही डिसाइड करेगा कि ये ज़मीन किसकी है या नहीं है। या तो वो सरकारी अधिकारी होता है ना, वो सरकार के खिलाफ फैसला देगा कभी, तो वो जज इन हिज ओन कॉज बनेगा। तो मैं किरण रिजिजू की साहब की उसकी स्पीच पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें हर एक वो चीज़ है जिसको, जो इसमें टाइटल है ना,
उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एम्पावरमेंट की जगह वक्फ के जितने ताकत थी वो सीईओ की छीन ली जा रही है और डीएम के हाथ में दी जा रही है। एफिशिएंसी तो इतनी सारी एजेंसीज, एफिशिएंसी तो खैर क्या ही होगी, वो तो पूरी भारत सरकार जो इस वक्त 10 साल से चल रही है उसकी क्या एफिशिएंसी आप जानते हैं। उसी प्रकार के प्रावधान इसमें डाले गए हैं। उसके बाद डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं 75 से ज़्यादा % ज़मीनें एनक्रोच्ड हैं और वो तब हैं जबकि एक मजबूत, थोड़ा बहुत मजबूत कानून है। और उसके बाद मैं उस बिल की तरफ आता हूँ जिसका ध्यान शायद नहीं गया और मुझे उस बिल का अंजाम भी नहीं पता है। ये तो खैर जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको रेफ़र कर दिया गया बिल, लेकिन जो दूसरा बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका आइटम 14A था, मुसलमान वक्फ रिपील बिल ऑफ 2024, ये 1913 का जो वक्फ का कानून था ना, जो आया था जब 1895 में प्रिवी काउंसिल की जजमेंट के खिलाफ, तो उसको ख़त्म करने के लिए है। और इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वक्फ अलल औलाद भी वक्फ होती है, ये 1913 और 1930 के वक्फ जो मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट था उसके तहत और 2013 और 1995 के वक्फ एक्ट के मिले जुले जो इफ़ेक्ट होता था उससे दोनों वक्फ अलल औलाद और वक्फ अल्लाह दोनों प्रोटेक्ट होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसको शायद, मेरे ख्याल से, मुझे उसका अंजाम नहीं पता, लोकसभा ने शायद उसको पास किया है या नहीं किया है, क्या वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात आपको हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछनी चाहिए। मैं भी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। अब जो हमारे प्रपोजल्स हैं इसमें साफ साफ, एक तो पहले सरकार से बात करना, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से बात करना बिना तैयारी के, मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं है। इसके बारे में तैयारी किसी ने की नहीं है अभी तक, पूरी मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। और ये इतनी सोच समझ के अमेंडमेंट लाई गई हैं कि ये एक बहुत ही, इसको कहते हैं ना, ये सांप सीढ़ी और भूल भुलैया की तरह ये अमेंडमेंट्स 44 लाई गई हैं। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है वक्फ के लॉज की, मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसके कंबाइंड इफ़ेक्ट समझने के लिए। मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ इस पर, देख लीजिए अभी ये काफ़ी सारे पेज इस रजिस्टर के भर गए हैं। मैं भी एक एक जो अमेंडमेंट है उसको समझ के उसके इम्प्लीकेशंस देखकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं पूरी इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ कि इसको हम कि एक वाइट पेपर बनाएंगे हम और वो हम सबको पेश करेंगे ताकि वो इस हिसाब से इसको अपोज कर सकें। लेकिन मेरा कहना यह है, एक नटशेल में मोटा मोटा, इस अमेंडमेंट को पूरी तरीके से नकार देना चाहिए, पूरी तरीके से रिजेक्ट करना चाहिए और जेपीसी में जाके ये बोलना चाहिए कि इसके लिए हमें 3 महीने या 6 महीने का टाइम दिया जाए, हम तैयारी करके एक नया पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वक्फ एक्ट लाएंगे, मुस्लिम समाज प्रस्तुत करेगा उसे, और उसको पार्लियामेंट फिर पब्लिक के सामने रखे। जो एक प्रोसीजर होता है जो इसमें फॉलो नहीं किया गया, पब्लिक कमेंट्स के लिए वेबसाइट पे डाले, उसके बाद भी सबके कमेंट्स लिए जाएं इस पर, और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए और उसके बाद पार्लियामेंट में ये पेश किया जाए। ये तरीका होना चाहिए इसका। तो पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपने सभी लीडरों से भी, अपने सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, जेपीसी के मेंबर्स से भी, कि इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि किसी भी तरीके से धोखाधड़ी करके आपको बहका लिया जाएगा। और किसी भी फॉर्म में अगर ये पास होता है पार्लियामेंट में तो वक्फ के बचाने का कोई भी चांस जो बचा होगा वो नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहली चीज़ ये, इसको पूरी तरीके से नकार देना है। दूसरी चीज़ ये कि मुस्लिम समाज इसको बना के देगा और वो फिर पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, पब्लिक कमेंट्स आने चाहिए, फिर जेपीसी में जाना चाहिए, फिर जेपीसी या सेलेक्ट कमेटी में, और उसके बाद पार्लियामेंट में ये बिल की शक्ल में जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मजबूती के लिए होना चाहिए और वो इस बिल के टाइटल से ही पता लग रहा है। अब इसमें बुनियादी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। पहली बुनियादी चीज़ इसमें यह होनी चाहिए कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, क्योंकि ये मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समाज के लोगों की दी गई है, तो और वो अल्लाह के नाम ट्रांसफ़र होती है। अगर वक्फ अलल औलाद भी है तो अल्टीमेटली अल्लाह के नाम ट्रांसफ़र होती है। तो ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है उसको टच नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। अगर इस कॉन्सेप्ट को टच किया जाता है तो वो कानून
किसी भी हालत में हमें मंजूर नहीं है और उसको कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम बात इसमें निकल के आनी चाहिए, जो सबसे अहम प्रावधान होने चाहिए, और वो होने चाहिए सख्त से सख्त सज़ा जो लोग भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को एनक्रोच करते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हों, चाहे मुतवल्ली हों, चाहे पब्लिक के लोग हों, चाहे गवर्नमेंट के अधिकारी हों, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को करते हैं, तो उनको उम्र कैद तक की सज़ा होनी चाहिए। ये प्रावधान डालना चाहिए। फिर ये जो सारी कमियां किरण रिजिजू साहब गिनवा रहे थे ना कि आप ही के लोगों ने तो बताया कि इसमें बड़ी धांधली होती है, बड़ा करप्शन होता है, तो वो दूर करने की जो तरीका था वो ये था कि कानून ऐसे बनाए जाए जो भी करप्शन करेगा वक्त में उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, 10 साल की तो कम से कम होगी ही होगी। और उसके साथ साथ पीएमएलए का जैसे कानून है ना, प्रॉपर्टीज़ जब्त करने का, बुलडोज़र का कानून तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि जो प्रॉपर्टीज़ सीज़ करने का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जैसे कानून है, वैसा ही ईडी के बराबर ताकतें जो हैं वक्फ बोर्ड को भी दी जाएँ। किसी ने अगर वक्फ की प्रॉपर्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई अपनी प्रॉपर्टी भी बनाई है तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान के उसको सीज़ करने का अधिकार जो है वक्फ को देना चाहिए। ये मेरा जो प्रपोज़ल ऑन जो मैंडेटरी है, इसके अलावा काम नहीं होगा। जो हम बिल प्रपोज भी करेंगे या करना चाहिए उसमें ये चीज़ें तो होनी चाहिए। अब जो मेंबर्स इलेक्ट होने चाहिए किसके, वक्फ बोर्ड के और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, वो एसजीपीसी जैसे है ना, सिखों के लिए जैसा कानून है, वो जनरल मुस्लिम कम्युनिटी को इलेक्ट करने की ताकत होनी चाहिए। उसको इलेक्शन से लोग जीत के आने चाहिए जो वक्फ बोर्ड में मेंबर्स बनेंगे। ये एक अहम बात है जो बहुत ज़रूरी है। जब तक मुस्लिम समाज के वोटों से जीत के लोग नहीं जाएंगे, और यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अगर एसजीपीसी के भी लोग उसको सजेशन को मेरा लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें प्रावधान होना चाहिए इस इलेक्शन के बाद राइट टू रिकॉल का भी। अगर टोटल वोट्स का 10%, 20%, वो हम डिस्कस करके तय कर सकते हैं, लोग अगर सिग्नेचर कैंपेन करें तो किसी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर को रिकॉल करने की ताकत भी होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि मैं बन गया हूँ तो 5 साल तक लूट मचाऊंगा, ये लगे कि मैं अगले दिन भी हट सकता हूँ, लोग मुझे कान पकड़ के सीट से हटा भी सकते हैं। ये रिकॉल का प्रोविज़न भी उसमें आना चाहिए। और कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी जो परमानेंटली ट्रांसफ़र होती है, चाहे सेल या लॉन्ग लीज पे, जो प्रावधान है इसमें मैक्सिमम 30 साल का, हालांकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था या हमारा प्रपोज़ल भी नहीं था, लेकिन फिर भी 2013 में रहमान साहब ने रखी 30 साल 33 साल तक की लॉन्ग लीज। तो ऐसी कोई भी सेल डीड वॉइड ऑफ इनिशियो होनी चाहिए, मतलब शुरुआत से ही बेमानी होनी चाहिए, उसकी कोई ताकत नहीं मानी जानी चाहिए। और जिसने भी अधिकारी ने सेल डीड वक्फ प्रॉपर्टी की दर्ज की, उसको भी कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, और उन लोगों को तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए जो ऐसी प्रॉपर्टी जाके सेल डीड अपने नाम या किसी के नाम करते हैं। ये प्रावधान भी इसमें ज़रूरी होना चाहिए। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, एएसआई की प्रॉपर्टीज़ का आप लोग हाल देख रहे हो, चाहे वो दिल्ली की जामा मस्जिद हो या सफदरजंग का मकबरा हो या पुराना किला हो, या आप कोई भी ऐसी मस्जिदें और जो कब्रिस्तान और इस तरह के मकबरे हैं जो एएसआई की ख़ास तौर पे मस्जिदें हैं या मकबरे हैं, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, उनका इतना बुरा हाल है। जबकि मैं वो जो जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र के लिए जो ज़मीन रखी हुई है ना कब्रिस्तान की, वहाँ हम लोग गए भी थे वहाँ पे एक बार, तो उसका क्या हालात है वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और तोड़ रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को। तो ये जो एएसआई की प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मकबरे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की मैनेजमेंट में आनी चाहिए, और इसकी रख रखाव का काम। और देखिए, मस्जिदों का अगर एएसआई का जो कानून है ना, उसमें जब तक उस कल्चर के हिसाब से, कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए है ना एएसआई का कानून भी, और पुरानी बिल्डिंगें प्रोटेक्ट करने का, तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है जो बिल्डिंग जिस काम के लिए है वो काम भी साथ के साथ प्रोटेक्ट हो। अगर कोई मस्जिद है तो अगर उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, जब भी वो बिल्डिंग का और उस बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट का प्रोटेक्शन माना जाता है। ये बात बुनियादी बात है। और अगर मस्जिदों में नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही तो सिर्फ बिल्डिंग प्रोटेक्ट करने का
कोई मकसद एएसआई के कानून के तहत भी नहीं होता। तो इसलिए ये एएसआई की मस्जिदें जितनी भी हैं ख़ास तौर पे, और खानकाएँ और जो जितने बड़े बड़े कब्रिस्तान भी हैं, मकबरे हैं, वो सब वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में दी जाएं ताकि उसका बेहतर रख रखाव हो सके। और इससे एक और भी फ़ायदा होगा, जो आरएसएस और बीजेपी का एक कैंपेन भी है ना, मुसलमान सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो एएसआई की मस्जिदें अगर नमाज के लिए खुलेंगी, उनका रख रखाव भी बेहतर होगा। लोग झाड़ पूछ के, मस्जिद में तो साफ़ सफाई रखना, उसको चाक चौबंद रखना बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, सब लोग रखेंगे उसको बढ़िया से, और वो मेंटेन भी बेटर होंगी। और ये सड़क पे नमाज़ पढ़ने की जो प्रॉब्लम है, ये भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से दूर हो जाएगी, ये भी मैं मानता हूँ। एक और बात है, इसमें जो मैंडेटरी प्रोविज़न रखा जाना चाहिए, जैसे पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का है, और ये बात हमने 2013 को भी प्रपोज़ की थी, जो हमारी मानी नहीं गई। पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का सारे प्रावधान वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए भी लागू होने चाहिए कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक कोई भी एनक्रोचर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ से हटाया जा सके। ये मेरे प्रपोज़ल हैं, लेकिन डिटेल में मैं हमारी टीम के साथ मिलकर भी बना रहा हूँ। और आखिर में मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑलरेडी वक्फ की हिफाजत के लिए दिल्ली, यूपी, बिहार और ख़ास तौर पे तेलंगाना में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, और हमारा मुहिम चल ही रही है। और वो मुहिम ना सिर्फ अदालत में होती है, बल्कि सड़कों पे प्रोटेस्ट करके भी होती है। तो वो मुहिम चली रही है। अब मैं अभी जो ऐवान गालिब में अभी दो दिन पहले जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं वहाँ भी गया था अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। एक तो सबको मिल के करना है, तो और अलग अलग अपने अपने काम बांट लें। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि 2 काम करने में अच्छा जाना जाता है। एक तो हम एक कॉन्सेप्चुअल पेपर बना के इसका सारा जो वक्फ एक्ट जिस शेप और शक्ल में होना चाहिए उसको हम तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हम पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे देश में करेंगे, उसमें हमारा सहयोग करें। और जो दूसरे संगठन जिस भी प्रकार से वक्फ की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हम उनकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से ड्यूटी बाउंड हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम हर एक संगठन जो भी है, कोई भी किसी तरह का भी प्रोटेस्ट करेगा तब भी, और कोई और भी सेमिनार, जलसा, जलूस कुछ भी करेगा या कोई भी एक्टिविटी करेगा, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पूरी ताकत से उनके साथ रहेगा। और हम ये भी तवक्को करते हैं कि बाकी सब भी संगठन हमारी गतिविधियों में भी हमारी मदद करेंगे। एक बात और है, हम टेक्निक बना के अपने सारे आंदोलन करते हैं, तो ये आंदोलन जो होंगे, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के ख़ास तौर पे, और लोकसभा के सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो या तो मुस्लिम समाज से हैं, या जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम समाज की जो पॉपुलेशन है एक बड़ी संख्या में है, उन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के घरों के बाहर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि वो लोग इस बात को जान लें, अगर इसमें गद्दारी की गई तो उनको हम राजनीतिक भी सबक सिखाएंगे। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहेगा। दूसरा, क्योंकि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं ख़ास तौर पे, और ओबीसी के साथ भी SC ST और जो दूसरी सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध जो माइनॉरिटीज़ हैं देश की, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज़, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से बाकी तंजीमों से ज़्यादा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम रिजर्वेशन में, SC ST एक्ट को मजबूत करने में, जो हमारी बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, सिखों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए, क्रिश्चियंस के राइट को इंश्योर करने के लिए, बुद्धिस्ट के राइट इंश्योर करने के लिए हम उनका ताउन करें, और वो हमारा इस वक्फ को, कानून को रोकने में और एक अच्छा वक्फ का कानून लाने में हमारी मदद करें। इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन भी उनसे सबसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। उसकी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारी के सारे प्रोटेस्ट जॉइंट होंगे। SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग ख़ास तौर पे अगर जॉइंटली प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उनकी डिमांड्स भी सरकार मानने के लिए मजबूर जल्दी होगी।
लेकिन अल्टीमेटली तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जब ही न्याय और बराबरी इंसाफ मिलेगा जब बहुजनों की सरकार आएगी। तो हम लोग इसको आपदा में अवसर की तरह लें, एक तो SC ST और माइनॉरिटीज़ को जोड़ने का काम करें एक साथ, और अब उन सभी लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है जो मुस्लिम समाज के वोट लेते हैं, शेड्यूल कास्ट समाज के वोट लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब समाज के वोट लेते हैं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध के वोट लेते हैं, OBCs के वोट लेते हैं, लेकिन उनकी हकमारी करने में सबसे आगे भी रहते हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए भी मैं समझता हूँ एक जॉइंट कैंपेन लॉन्च करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से और देर तक सुना, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत अहम थी इसलिए थोड़ी लंबी भी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये बहुत अहम थी इसलिए लंबी हुई। शुक्रिया आप लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।